अस्सलाम वालेकुम। 21 अगस्त 2025 को इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो ऐसा मालूम हुआ कि पाकिस्तानी सियासत में वाक़यात की रफ्तार बढ़ गई है। उसी दिन अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन सुहेल वड़ाइच साहब के 16 अगस्त को छपने वाले कॉलम की तरदीद आई। उसी दिन आसमानों में रब्त व ज़ब्त रखने वाले बारसूख सहाफ़ी बताने लगे कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ पर सख्ती किसी सूरत कम नहीं होगी। रात गए तक टीवी चैनल समझाने की कोशिश करते रहे कि माफ़ी नहीं होगी, मुकदमे चलेंगे, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, वगैरह वगैरह। मीडिया की राहदारियों में मशालें हाथ में उठाए कुछ लोग यूं बेताबाना भाग रहे थे जैसे कोई भौचाल आ गया हो। उस दिन मिलने वाली जमानतों से इमरान खान ने जेल से बाहर नहीं आना था। उनकी किसी मुश्किल में कोई फौरी कमी भी नहीं होना थी। बस अदालत के 2 वर्की फैसले की एक सत्र में इमरान खान के बारे में इतना कहा गया था कि इन मुकदमात के दीगर मुल्ज़िमों को जमानत मिली थी तो इन्हें भी मिल जानी चाहिए। इस फैसले का हर लफ्ज़ बता रहा है कि ये कलम पर बोझ है। हर हर्फ की शक्ल बिगड़ी हुई मालूम होती है। हर नुक्ता ऐसा है कि महरम को मुजरिम भी करना पड़े तो दलीलें वही रहें। इन्हें रियायत इसलिए नहीं दी गई कि वो इमरान खान हैं, बल्कि वजह बाकियों की ज़मानतें हैं। हाँ, पिछले 3.5 बरस में पहली बार इमरान खान के साथ इम्तियाज़ नहीं बरता गया। वो मुल्ज़िम जिसके लिए कानून और सज़ा ईजाद किए जाते हैं, पहली बार दीगर मुल्ज़िमों की तरह लिया गया है। बस इसी ने तूफान उठा दिया था। जमानतों से फिलहाल फ़र्क तो ज़र्रा बराबर नहीं पड़ा, अलबत्ता ये फिर से वाज़े हो गया है कि ख़बर वही है जो इमरान खान के बारे में हो। उनकी रिहाई, कैद, मुकदमा, ज़मानत, खामोशी, कलाम, सभी कुछ खबर है। बाकी सब कुछ बयानबाजी है जो मुदीर की मेज़ पर बार पाती है, न कारी, सामे या नाजिर की दिलचस्पी का सामान करती है। 26वीं तरमीम के बाद की अदलिया से खुद मुख्तारी की पहले जैसी तवक्को रही थी ना उम्मीद। वाक़या यह है कि 21 अगस्त का फैसला अदलिया के बारे में फिर से कुछ इम्कानात के दर खोल गया। पाकिस्तान के दस्तूर में 26वीं तरमीम का अगर कोई मकसद है तो वो इमरान खान के रास्ते में दीवार खड़ी करना है। यह मकसद काजी फ़ाइज़ ईसा की मदद से पूरी तरह हासिल किया जा चुका है। यह सब कुछ शायद इसलिए किया गया था कि इमरान खान के मुकदमे निचली अदालतों से आला अदालतों तक पहुंचने वाले थे। उनकी लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत न होना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके मुकदमात का न लगना हम सादा लोगों को तो कानून की पेचीदगी का मामला ही लगता है, मगर तहरीक इंसाफ बार बार 26वीं तरमीम के बाद मुनसिफों की तरफ इशारा करती है और हालात भी यही बताते हैं। जनवरी 2024 में इंतखाबी निशान से महरूम किए जाने के फैसले से लेकर 21 अगस्त तक तहरीक इंसाफ का हर मुकदमा 26वीं तरमीम के ज़ाब्तों में उलझ गया और यही तरमीम हुकूमत के हाथ में वो चिराग बन गई जिसको हल्का सा थपथपाने से ही कानून का जिन उसकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। अगले रोज़ कसूर के सीनियर वकील कुर्बान डोगर मिले तो बताने लगे कि ज़िले अदालतों में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमे में तारीखें ही मिलती चली जाती हैं, बात आगे नहीं बढ़ती। हालांकि आधे से ज़्यादा मुकदमात होते ही हुकूमत या हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे में वकील तो बेबस है, मगर अदालत का इख्तियार भी अपनी जगह पर मालूम नहीं होता। इस तनाजुर में इमरान खान को मिलने वाली चंद ज़मानतों की अहमियत महज सियासी नहीं, बल्कि किसी दर्जे में अदलिया की खुद मुख्तारी का इशारा भी है। मगर हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह फैसला उम्मीद की पहली किरण है या बुझते हुए दिए का आखिरी शोला। पाकिस्तान की सियासत में बज़ाहिर हल ना हो सकने वाला तनाज़ा कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी रियासती नज़्म किसी एक शख्स या एक जमात के ख़िलाफ़ अहदाफ हासिल करने को ही कामयाबी समझता रहा है। मसला यह आन पड़ा है कि पाकिस्तान की नई नस्ल अब इस सिलसिले को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना चाहती है। एक नई नस्ल ही नहीं, पाकिस्तान के उमूर से मुतल्लिक़ हर कोई यही चाहता है कि अवाम का वोट ही हुकूमत का फ़ैसला करे। गोया दस्तूर की सरबुलंदी, खुद मुख्तार अदलिया और जमहूरियत पर इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। माजी में आसमानों की पर्दे के पीछे से होने वाली मदाखलत और अवाम की मर्जी के दरमियान अमूमी तालमेल हुआ करता था। दुनिया भर में रियासती क़ुव्वत के ढांचे में पर्दे के पीछे कम या ज़्यादा ये काम चलता रहता है।
سیاسی لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، میڈیا کو بھی احتیاط سے استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن آخری فیصلہ منتخب لوگ ہی کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ معاملہ اس کے برعکس رہا ہے، لیکن اب طاقت کا یہ کھیل سب پر کھل چکا ہے۔ یہ کیسے ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اچھا ہوا یا برا ہوا، جو بھی ہوا اب ہو چکا، یہی زمینی حقیقت ہے۔ کوئی اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا چاہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کسی کے خیال میں عمران خان کی وجہ سے یہ سب ہوا تو اسے بھی درست مانا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ نئی نسل جو مطالبہ کر رہی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے یا اسے بدتمیز قرار دے کر نظر انداز کرنا ہے۔ جہاں تک بدتمیزی کے الزام کا تعلق ہے تو دنیا کی ہر نئی تحریک میں شامل نوجوانوں کو بدتمیز، گمراہ اور ناسمجھ کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود دنیا انہی کے مطالبات اور اپنی بات پر اصرار سے آگے بڑھتی ہے۔ نئی نسل اور پرانی سوچ کی کشمکش معمول کی بات ہے، لیکن پاکستان میں اس کشمکش کو سمجھنے کی بجائے اسے ختم کرنے کی ٹھان لی گئی ہے۔ نتیجتاً بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ نوجوان عمران خان کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں اور حکمران مسئلہ۔ سوچ کا یہ فرق اب دنیا جانتی ہے۔ ایسے میں جب عمران خان کی ضمانتوں کا فیصلہ آتا ہے تو عالمی میڈیا میں یہی خبر اچھل کر پاکستان کا تعارف بن جاتی ہے۔ دنیا اچانک ہماری عدلیہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور شاید آسمان کی بے چینی کی وجہ بھی یہی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں ناانصافی کی بیشتر کہانیاں ججوں نے لکھی ہیں۔ جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کو پاکستان کا ماخذ قانون بنا ڈالا تو منصف کی ذاتی ضروریات، خوف اور ترجیحات سے لے کر آسمانی مصلحتوں تک سبھی کچھ فیصلوں میں جھلکنے لگا۔ عدلیہ نے اب تک صرف ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں ہونے والی لغزش تسلیم کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے جس پر توجہ ہو تو کم از کم تاریخ درست ہو جائے، یہ بھی طے پا جائے کہ اس مملکت خداداد کی بے شمار الجھنوں میں منصفانہ مصلحت پسند کا بھی کردار ہے۔ بہرحال تاریخ کا سبق یہ ہے کہ عدالتوں میں کہنے کو تو لاکھوں مقدمے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک آدھ مقدمہ ہی اس قابل ہوتا ہے جس میں ملزم یا مدعی نہیں، خود عدلیہ کا امتحان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر عمران خان تک کے مقدمے کہنے کو سینکڑوں ہیں، مگر اصل میں یہ ایک ہی مقدمہ ہے۔ یہ بات مدعی، ملزم اور منصف سبھی جانتے ہیں۔ اسی ایک مقدمے کے فیصلے کے لوگ منتظر ہیں۔ شکریہ۔